नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय किसान, जय संविधान। मैं आप लोगों का होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपने टॉपिक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाने वाले हैं। और बात करें अपनी पीछे की क्लास में, तो पीछे की क्लास में मैंने आप लोगों को प्रत्येक टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है के सारे नियम मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। और उन्हीं नियमों के माध्यम से आप लोग अपने ऑप्शंस की पहचान कर सकते हो। और आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास आप लोगों को तभी समझ में आने वाली है जब आप अपनी पीछे वाली क्लास है वो देख लेते हो, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को स्पेशल रूल्स जो होते हैं पैसिव वॉइस के वो समझाने वाला हूं, और जो नियम हमने पीछे नहीं पढ़े थे वो सारी बातें अपन आज की इस क्लास में करने वाले हैं। लेकिन बात वही है कि आप लोगों को आज की क्लास तभी समझ में आएगी जब आप अपने पास वो क्लास देख लेते हो। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करो, अपना वो वीडियो देखो, ताकि आप लोगों को अपना जो बेसिक है, जो अपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो बेसिक्स है वो सारे आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा एक और सूचना दे देता हूं, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए भी आप लोगों को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पर आप लोगों को अपना जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके लिए लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल भरकर अपना टेस्ट दे सकते हो, सबमिट कर सकते हो और अपना रिजल्ट है वो देख सकते हो कि कैसी कितनी तैयारी आप लोगों ने कर रखी है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में बात करें तो अपने पैसिव वॉइस के जहां से अपने पीछे की क्लास को छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। नियम मैंने सारे समझा दिए थे आप लोगों को, टेंस से संबंधित सारे नियम हैं वो मैंने समझा दिए थे कि अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ जाए तो आपको कैसे पहचान करनी है अपने ऑप्शन की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आ जाए तो पहचान कैसे करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट का आ जाए तो वो सारी बातें कब समझ में आएगी? वो तभी तो समझ में आएगी जब ही नहीं देख रहे हो तो फिर आप घर का निर्माण करके करोगे क्या? वो घर तो आपको समझ में नहीं आना है कि घर मजबूत बना है कि कच्चा बना है कि पक्का बना है ना? कुछ नहीं जान पाओगे, इसलिए आपको वो क्लास देखनी है। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को अब टेंसेस के बारे में नहीं बताते हुए अपने आगे के जो नियम हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे की क्लास में डबल ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करी थी, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। अपने बात करते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को, है ना, सेंटेंसेस को पीवी में बदलना। ये पीवी का मतलब क्या होता है मैंने पीछे समझाया भाई, बदलना। ये पीवी होता है पैसिव वॉइस, एवी होता है एक्टिव वॉइस। अब इसमें बात करते हैं ये डबल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं सर, है ना, ये भी तो समझ में आना जरूरी है ना आप लोगों की, ये डबल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं सर। अब डबल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो देखो ऑब्जेक्ट के अपने कई प्रकार होते हैं, लेकिन अपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम दो ऑब्जेक्ट को काम में लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसको ये अपने पास मैं बात बता देता हूँ, इसकी भाषा जो परिभाषा वो भी बता देता हूँ साथ में, जिससे आपको समझ में आए। ऑब्जेक्ट मतलब मैंने पिछली क्लास में भी समझाया, अभी भी समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट जिसके साथ कुछ किया जाता हो, वो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा होता है भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके बारे में एक बात और बता देता हूं, ये व्हाट का आंसर होता है, ये हमेशा व्हाट यानी क्या, व्हाट का आंसर होता है। यानी जब व्हाट से प्रश्न पूछते हैं तो ये अपने पास जो उत्तर निकल के आता है वो उत्तर आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे व्हाट डिड यू इट, तुमने क्या खाया, तो मैंने मैंगो खाया, तो मैंगो मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा? डायरेक्ट। अच्छा, इसके बाद एक और बात बता देता हूं, ये हमेशा
ये हमेशा नॉन लिविंग होते हैं। ये नॉन लिविंग क्या होता है सर? नॉन लिविंग होते हैं, मैं ये भी लिख देता हूँ, नॉन लिविंग होते हैं। अब ये नॉन लिविंग का मतलब होता है ये हमेशा निर्जीव होते हैं, ये सजीव हो ही नहीं सकते हैं। व्हाट का आंसर? सजीव व्यक्ति के लिए नहीं आ, सजीव यानी हम ही होते हैं मोस्टली, तो ये हमेशा क्या होता है? नॉन लिविंग होते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा है सर? तो दूसरा आता है आप लोगों के पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है भाई, ये क्या होता है? इनडायरेक्ट। इसकी परिभाषा बताऊं, इसकी परिभाषा बताएं तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसे कुछ मिलता हो, जिसे कुछ मिलता हो, वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कहने का मतलब, इसके बारे में बात बताऊं तो हुम का आंसर, हुम का आंसर, आंसर होता है। हुम यानी किसको, किसको, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ किसको? तुमको, तो यहाँ पे जो तुम हो वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया। इसके बाद में ये हमेशा सजीव होते हैं, ये हमेशा लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब सजीव होते हैं, जिसको कुछ मिलता है, ये मैं आगे भी करवा देता हूँ, होते हैं, होते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको अब एग्जाम्पल समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसमें एक बात बता देता हूँ, जब अपन इन दोनों वाक्यों के जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनसे जब अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आपके ऑप्शंस में अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट वाला वाक्य दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो दोनों प्रकार से पैसिव वॉइस बनाकर देगा अगला ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन ए बी सी डी में किसी में भी दे सकता है, कहो कि ए बी में आएगा नहीं। हाँ, तो वहाँ पे आपको मेरे अगर क्लास में पहचान कर लेते हो तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो, सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये इसमें एक छोटी सी समस्या आने वाली है आप लोगों के, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, मैं बता दूंगा, समस्या का समाधान मेरे पास है ना। और टेस्ट में हम सारी बातें करने वाले हैं, टेस्ट का समाधान भी करवाऊंगा, पहले आप लोगों को टेस्ट देना है। और एक और बता देता हूँ, एक बात और बता देता हूँ, अगर आप मेरे टेस्ट में से 50% क्वेश्चन सही कर देते हो, कितने? ओनली 50% क्वेश्चन सही कर देते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों की जो LDC एग्जाम होने वाली है ना आप लोगों की जुलाई में, इसमें आप 70% क्वेश्चन वो सही करने वाले हो मेरी क्लास देखने के बाद में। इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है RSMSSB में कौन बैठे हैं, हमारे जैसे तो बैठे हैं, है ना। वैसा कुछ नहीं होने वाला है कि सर, आप लोगों के सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आप लोग किसी भी चीज़ के ना गहराई से अध्ययन नहीं करते हो, इसीलिए तो ये कंडीशन हो रखी है। 230 में से 6 लोग पास हो रहे हैं, 230 पोस्ट के लिए 6 लड़के पास हो रहे हैं, बाकी पास ही नहीं हो रहे। 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, तो ये कंडीशन है आप लोगों की। तो इस कंडीशन का जो एक रास्ता है वो मैं बता देता हूँ। इस कंडीशन से बाहर निकलने का, जितनी गहराई से पढ़ सको, कोई भी चीज़ हो उतनी गहराई से पढ़ो, तब जाके सिलेक्शन होता है। अच्छा, डायरेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो एक बात ध्यान में रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू, फॉर या अबाउट का प्रयोग करते हैं, अबाउट का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, ये हो जाता है इसमें। यानी कहने का मतलब कि जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हो जो नॉन लिविंग होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच गया। अब उसको बचे हुए को जब पैसिव वॉइस के वाक्य में लिखेंगे तो उससे पहले टू, फॉर, अबाउट का प्रयोग करेंगे। और ये टू किसके लिए? टू जब वाक्य में अपने पास क्या है, उसको कुछ मिल रहा हो, मिलता है, यानी जब उसको कुछ मिलता है तो टू कर देंगे। अगर उसके लिए कुछ किया जाता है, लिए यानी कुछ किया जाता है, के लिए कुछ किया जाता है, लिए का भाव आता हो, और के बारे में के लिए ही आ जाता है, बस इतनी सी बात है। यानी कहने का मतलब मैं जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आना है। लेकिन जब इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो डायरेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल समझाऊं तो ये देखो, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल AV का लिख देता हूं।
अब यहाँ पे मैं आप लोगों को टेंस के जो बातें हैं वो बातें नहीं बताने वाला कि मैंने यहाँ पे इज क्यों किया, आर क्यों किया। छोटी छोटी बातें बीच में होती रहेंगी, चिंता मत करो। जैसे मैं एक वाक्य लिखूँ, टीचर, बहुत ही सिंपल सा वाक्य लिखेंगे अपन, टीचर टीच अस इंग्लिश। अब इसमें आप लोगों के पास टीचर टीच इंग्लिश अस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप लोगों के पास जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होता है, इसकी एक जो भाषा है जो अपने पास यहाँ पे बात हुई है कि नहीं हुई, ये हो रखी है यहाँ पे। इसमें बात बताएं तो ये नॉन लिविंग और ये लिविंग होता है। और जिसके साथ डायरेक्ट कुछ किया जाता है तो वो वर्ब का जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो आपके पास क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। और जिसके साथ कुछ किया नहीं जाता है, जैसे अस के साथ, मैं एक बात इसका आपको समझाता हूँ तब जाके समझ में आने वाला है। इसका पेसिव बनाता हूँ मैं। अब इसका पेसिव बनाता हूँ तो इसमें आपके पास सब्जेक्ट ये रहा। अब सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है। ये इस टीचर वो पढ़ाते हैं भाई, किसे पढ़ाते हैं, किसको, हुम का आंसर है ये हुम का आंसर है। इसका मतलब ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ये आपके पास क्या है, व्हाट का आंसर है। ये किसका आंसर है, व्हाट का, तो ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन दोनों से पेसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। दोनों से पेसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं और दोनों आपको अपने ऑप्शंस में मिल सकते हैं, जैसे कि मेरे टेस्ट में दिया है मैंने, ऐसा है ना। तो फिर आप लोगों को करना क्या है, जैसे मैं इसका एक पेसिव वॉइस बना देता हूँ यहाँ पे ना, पेसिव वॉइस यहाँ पे बनाते हैं और इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देखो मैं एक बात समझाता हूँ। पहले लेते हैं अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हो जाता है इंग्लिश। ये इंग्लिश लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इंग्लिश एक वचन है पहले, फिर अपने पास इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपके तो ऑप्शंस में दिया होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इज भी हो सकती है, एम भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, वाज भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है। तो फिर वो आपके टेंस पे देखना है कि वाक्य कौन से टेंस का है। जैसे ये मुझे पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, क्यों है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ऐसा ही है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट के पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पेसिव वॉइस में बनाते इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे इंग्लिश एक वचन है तो मैं इज कर देता हूँ, ताकि आप मेरे रूल्स में समझ लेना। इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, टोट। अब जो पहले ऑब्जेक्ट बच गया उसको लिखेंगे तो ये बच गया भाई अपने पास, ये बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे। तो इंग्लिश है वो पढ़ाई जाती है, तो उसका मतलब कुछ मिलता है तो अपन टू का प्रयोग करेंगे। तो टोट टू अस। इसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, ये रूल है, मैंने लिखवा दिया भाई, बाय प्लस सब्जेक्ट मतलब टीचर। अब ये वाक्य तो हो गया कंप्लीट डायरेक्ट से। अब इसका पेसिव वॉइस बनाते हैं इनडायरेक्ट से, है ना। इनडायरेक्ट से और बनाएंगे तो आप लोगों के पास इनडायरेक्ट का वाक्य कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वी, अस। अब अस को इधर लेके आएंगे तो मैंने समझाया था आप लोगों को, क्या समझाया था, ये जो अस है इधर लेके आएंगे तो ये बन जाता है वी। अब ये वी क्यों बना है, इसका नियम मैंने पीछे की क्लास में समझा दिया है। तो वी, अब यहाँ पे इंग्लिश एक वचन था इसलिए इज है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट अपन वी ले रहे हैं तो यहाँ पे आर आएगा। और उसके बाद में टोट, ये टोट हो गया। इसके बाद में क्या है, जो ऑब्जेक्ट बच गया वो लिखेंगे इंग्लिश, और इसके बाद में बाय टीचर। अब ये दोनों ऑप्शंस में होंगे तो ये मान के चलो आपके पास कुछ न कुछ माइनर मिस्टेक रखेगा। या तो अपने पास यहाँ पे अपने पास क्या लगा देगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल कर देगा, या ये टू हटा देगा, इसमें से ये टू हटा देगा तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चे समझेंगे ही नहीं। हो भी वैसे लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों आ गए और ये नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये ऑप्शन सही करना है। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये वाक्य आपके पास सिंपल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है। ये मैंने अपनी पीछे की क्लास में बात कर ली है। तो डबल ऑब्जेक्ट आने पे आपको पेसिव वॉइस कैसे बनाना है वो मैंने समझा दिया है। बाकी बात हम अपने टेस्ट को जब सोल्व करवाएंगे तो उसमें सारी जो नियम है, सारी जो बातें वो हो रही है, वहाँ पे अपन सारी बातें कर लेंगे। इसके बाद में बात करें और एग्जाम्पल्स कौन से हैं सर, और एग्जाम्पल्स की बात करें तो अपने पास इम्पेरेटिव सेंटेंस को, है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस को पेसिव वॉइस में बदलना, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पीवी में बदलना। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो इसमें मैं बात करूं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, सजेशन हो सकता है। ये सारी बातें हम कर लेंगे, अभी चिंता मत करो। इसके अलावा कमांड हो सकती है। ये बातें हैं जो आपके पास इम्पेरेटिव में आती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होता है,
जो पैटर्न होता है वो पैटर्न क्या होता है, वो पैटर्न मैं बता देता हूँ, क्योंकि पैटर्न क्या ध्यान में रहेगा तो आसानी रहेगी वाक्य बनाने में। उसमें वर्ब हो सकती है प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है प्लस अदर वर्ड हो सकता है। अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है, ये बस एक पैटर्न है जो आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस का होने वाला है। अब इसमें अपने पास देखो मैं बता देता हूँ, ये आपके पास निगेटिव भी भाव में हो सकता है, वर्ब यानी अपने पास वर्ब के साथ नोट लगा हुआ हो सकता है। डोंट से मैं बता देता हूँ ना, डोंट प्लस वर्ब, डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी हो सकता है ना? तो ये अपने ये दोनों पैटर्न है एक्टिव वॉइस के वाक्य के। अब इसमें क्या होता है कि मैं आपको आगे और भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन आपको अपना जो वाक्य समझना है वो किस प्रकार से समझना है, वो इस प्रकार से समझना है। अगर आपके पास वाक्य इस पैटर्न पे आए और रिक्वेस्ट वाले भाव में प्लीज वगैरह एक्स्ट्रा वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन एक मोस्टली बात बता देता हूं कि आपके पास अगर जो वाक्य है वो इस प्रकार से है, इसमें प्लीज है ना और डोंट शाउट हियर और वो अलग अलग बातें होती है ना, वो अपन बात कर लेंगे, चिंता मत करो। ये अपने पास इस पैटर्न पे है तो आपको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, देखो इसमें आपके पास पैसिव वॉइस बनाने के दो तरीके मैं बता देता हूं। पहले तो यू आर और फिर वाक्य में आपके पास क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, कुछ भी है वो लिख सकते हैं। यू आर जैसे मैंने उसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे ना, यू आर ऑर्डर्ड, इसके बाद में रिक्वेस्टेड, ये थर्ड फॉर्म बनाएंगे ना, रिक्वेस्टेड, इसके बाद में सजेस्टेड, जो भी भाव आ रखा है इसमें, ये सजेस्टेड वाला मैं बाद में बताऊंगा भाई, और भी बताऊंगा। इसके अलावा कमांडेड हो सकता है, कुछ भी जो भाव होते हैं ना, भावार्थ जिसको अपन कहते हैं वो हो। उसके बाद में टू लगाएंगे, जो आपके दिमाग में आ रखा है टू लगा देंगे। इसके बाद में जो सेंटेंस है, जो ऐसा भी आया है वैसा का वैसा लिख देंगे। लेकिन अगर वाक्य अपने पास डोंट वाला आ रखा है, निषेध वाला आ रखा है, तो फिर क्या करोगे, निषेध वाले में आपको पैसिव वॉइस ऐसे बनाना है, दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे यू आर और इसके बाद ये जो भाव है ना, ये भाव इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड, इसके अलावा सजेस्टेड कर सकते हैं, सजेस्टेड, और इसके बाद में नोट लगाएंगे और टू लगाएंगे, नोट लगाएंगे, टू लगाएंगे, और इसके बाद में आपको सेंटेंस लिख देना है कंप्लीट, लेकिन इस वो लिख देंगे और वाक्य को कर देंगे कंप्लीट। यानी कहने का मतलब जो डोंट वाला वाक्य है उसको आपको इस प्रकार से बनाना है। अगर डोंट वाला नहीं आ रखा है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब बात करें इनको क्या और तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर वाक्य में आपके पास दिया है तो इस वाक्य को अपन लेट, यानी आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सर इसमें रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है कि सजेशन है, ऐसा वाक्य भी तो आ सकता है। तो ऐसे वाक्य को लेट से शुरू करना है आप लोगों को, किससे, लेट से शुरू करना है। लेट, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है उस वाक्य का, उसके बाद में आपको बी लिखनी है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कर देते हैं तो इससे भी वाक्य बन जाएगा। अब ये बात करें कि अगर डोंट वाला वाक्य आ गया, अगर वाक्य नेगेटिव आ गया तो कैसे करेंगे, लेट से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, लेट करना है, उस वाक्य का ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद में आपको नोट लगाना है, उसके बाद में बी करनी है और उसके बाद में थर्ड फॉर्म करनी है। अब एक वाक्य को मान के चलो, ये वाक्य है आप लोगों के पास, रिक्वेस्ट वाला वाक्य आ गया। अब इस वाक्य के आपके पास चार ऑप्शंस होंगे और चार प्रकार से बना सकता है, यानी उसको नेगेटिव भी दिखा सकता है, उसको इंटेरोगेटिव और सिंपल भी दिखा सकता है। तो वो इस पैटर्न पे भी हो सकता है, इस पैटर्न पे भी हो सकता है। तो पैटर्न तो सारे हो सकते हैं ऑप्शंस में, तो फिर आपका सही कौन सा होगा, तो आपका ग्रामेटिकली जो सही आपको पहचान करनी है वो मेरे नियमों से पता चलेगी। चलो देखो, अब ये जो एग्जाम्पल्स है, यानी अगर इस पैटर्न पे एग्जाम्पल्स हो तो इनको अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, और किसी भी प्रकार का भावार्थ हो वो तो आपके ऑप्शंस में आएगा, तो इतना घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी जो बातें मैं बता रहा हूँ वो बातें आपको समझनी है ध्यान से। चलो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ ना एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस में लिखे तो जैसे ये एक वाक्य लिखते हैं, जैसे हेल्प मी। अब इस वाक्य में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब इस वाक्य में आप लोग किस प्रकार से बना सकते हो, ये मान के चलो आपके पास ऑप्शंस आ गया, मैं ऑप्शंस के रूप में बताता हूँ, है ना, दो ही ऑप्शन लिखूंगा मैं। जैसे पहला ऑप्शन दे देता हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड हेल्प
मी, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब मैं दूसरा इसका ऑप्शन बना देता हूँ, तो लेट मी बी हेल्प्ड। अब मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों की, आप ये वाक्य करोगे, आप ये ऑप्शन करके आओगे, जो कि गलत हो गया है तुरंत ही, क्योंकि आपका जो नियम है वो क्या कह रहा है, यू आर ऑर्डर्ड यानी रिक्वेस्टेड है, तो उसके बाद में देखो मैंने टू लगाया है और उसके बाद में सेंटेंस लिखा है, तो यहाँ पे तो टू लगाया ही नहीं है मैंने, रिक्वेस्टेड। तो अगर यहाँ पे टू नहीं है ना, यहाँ पे टू नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये सही होता है, लेट मी बी हेल्प्ड। आ गई होगी बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आप लोग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, है ना। तो मैं यहाँ पे अब टू लिख देता हूँ और ये आपके पास वाक्य सही हो जाते हैं दोनों, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू और पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा लिख दिया। एक और समझाता हूँ मैं, ऐसे नहीं समझ में आया तो, जैसे एक वाक्य लिखता हूँ मैं, जैसे मैं लिखूँ तो एक्टिव वॉइस का वाक्य लिख देता हूँ ना, कीप योर व्हीकल लेफ्ट साइड। ये एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य लिखा है, कीप योर व्हीकल लेफ्ट साइड, अपना वाहन बाईं तरफ रखो। ये है, सुझाव भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट नहीं हो सकती इसमें, है ना। तो ये अपने पास व्हीकल है भाई, ये ई है। हाँ, अब इस वाक्य को पैसिव वॉइस बनाना है, तो इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो मैं एक वाक्य ऑप्शंस लिख देता हूँ, इसका ऑप्शंस लिख देते हैं, चलो मैं बनाता हूँ, ऑप्शंस रहने देते हैं, जैसे यू आर, अब यहाँ पे सजेस्टेड भी कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है इसमें, सजेस्टेड टू कीप, यानी कहने का मतलब अब पूरा सेंटेंस लिखेंगे, योर व्हीकल लेफ्ट साइड, बस इतना सा काम करना है। अब इसके बाद में बात करें तो इसका दूसरा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, लेट योर व्हीकल, है ना, बस इतना सा तो काम करना है आप लोगों को, व्हीकल, और उसके बाद में क्या है, लेट योर व्हीकल बी केप्ट लेफ्ट साइड, बस इतना सा काम करना है। अब ये दोनों ऑप्शंस में होंगे, तो यहाँ पे आप ये मान के चलो यहाँ पे बी नहीं लगाया, है ना, यहाँ पे बी नहीं लगाया, तो फिर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। और दोनों इस तरीके से आपको देखना है, आपकी पहचान करनी है, तो ये कर सकते हो। इसका जो नियम है वो मैंने बता दिया है। अब इस नियम से आप लोग कोई भी वाक्य बना सकते हो। हाँ, डोंट वाला नहीं समझाया अभी, चलो एक डोंट वाला और समझा देते हैं। जैसे मैं एक्टिव वॉइस में एक डोंट वाला और समझाऊँ, डोंट वाला समझाए तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एक वाक्य वहाँ पे रूल नहीं लिखा है क्या अभी, लेट, हाँ ये लिखवा रखा भाई, चिंता नहीं करनी। हाँ, एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे डोंट टच माई फ्लावर्स, ये मैंने एक वाक्य लिखा भाई यहाँ पे, है ना, फ्लावर्स कर दिया कि मेरे फूलों को मत छुओ। अब ये डोंट से शुरू हो रखा है, तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हो, दोनों तरीके मैंने बता दिए यहाँ पे। अब आप लोग इसको क्या कर सकते हो, यू आर, ये ऑर्डर का भाव है भाई, डोंट टच का मतलब, तो ऑर्डर कर देता हूँ मैं, यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे नोट लिखना जरूरी है, पहले टू लिखते ही मत देख लेना, तो इसको अगला ना ये ऐसा कर सकता है, मैं एक बार आगे बताता हूँ, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू टच माई फ्लावर्स, ये लो। अब इस वाक्य में क्या गलत दे सकता है अगला, बिल्कुल ऑप्शन में, क्योंकि वहाँ पे तो आप एग्जाम के टाइम पे प्रेशर रहता है, तो बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। ये टू यहाँ पे देके यहाँ पे भी कर सकता है, तो ये गलत है, और मैंने टेस्ट में दिया है ऐसा, चिंता मत करो। अब इस वाक्य को आपको पैसिव वॉइस बनाना है दूसरे तरीके से, लेट से बन। अब ये वाक्य में ये वाक्य तो ऐसे दे दिया, और ऑप्शंस बनाया, जो दूसरा ऑप्शन है वो बना दिया, लेट माई फ्लावर्स नॉट बी टच्ड, और ये ऑप्शन भी दे दिया। तो फिर टू नोट अगर दिया हुआ है, आप 100% है गलती करोगे, ये मैं कह देता हूं। मेरे टेस्ट को देके आप अपनी जो लिमिट है ना, आपके अंदर जो भूत सवार है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, वो भूत है ना उतर जाएगा। आप मेरा टेस्ट तो देख के देखो, तो ये दोनों सही हो जाते हैं, बस ये ध्यान में रखना है। तो डोंट वाला दिया गया है, ताकि अपने उसमें कर लेंगे तैयारी। अब एक वाक्य बनता है भाई, कौन सा, एक रूल आता है आप लोगों के पास एक्टिव वॉइस का, कि वो आता है लेट से वाक्य शुरू होता है, और इसके बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में क्या आता है, वर्ब आती है, और इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का ये वाक्य आ जाए तो कैसे बनाओगे, ये भी तो बताना है।
ये बनाओगे तो ये इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा कि आप लोगों के पास है, ये मैं बना देता हूँ। तो लेट तो आपको ऐसे कैसे रखना है, लेट रखेंगे। इसके बाद में आपको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद में आपको बी लिखनी है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, इसमें बाई लिखना है और इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। और ये पक्का क्वेश्चन आएगा, गारंटीड है, पक्का आएगा, मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल बनाएं तो क्या बनाएंगे, चलो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बनाते हैं। लेट एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है ना वो बना देते हैं, ए बी में लिखेंगे। तो जैसे लेट मी डू योर वर्क, और ये लिख दिया, बस इतना सा काम है, ये आ गया। अब ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो मेरे नियम देख के। अब इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा मैं, तो क्या बनाऊंगा मैं, तो लेट का लेट तो रखूंगा मैं। लेट के बाद में मैंने बता दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की परिभाषा बता दी, जिसके साथ कुछ किया जाता है। तो योर वर्क है, इसके साथ किया जाना है, और जिसको कुछ मिलता है तो वो अपने पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ऐसे नहीं ध्यान में, तो जो निर्जीव है, निर्जीव क्या है, योर वर्क है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ योर वर्क, और उसके बाद में मैंने बताया बी, तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और उसके बाद में बाई और मी आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, आपके रूल्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन करके आते हो। और ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है। अगर आपको अपने ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है, ऑप्शन ए गलत क्यों है, ऑप्शन बी गलत क्यों है, ऑप्शन सी गलत क्यों है, ये मैं गलत के बारे में बता रहा हूँ। जब आपको गलत का पता होता है ना, तब जाके आपका ऑप्शन सी है वो सही, डी है वो सही होता है। आपको ये पता होगा ना 3 ऑप्शन गलत क्यों है, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होता है। और आपको लगता है बस बिल्कुल ही अपने को तो गर्मा गर्म पूरी खानी है, हलवा पूरी खानी है ना, बस इतना ही तो है। ऐसे नहीं होता है, तभी तो वो रिजल्ट आता है आप लोगों के पास। 230 पोस्ट के लिए 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं ऐसा, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में बात करें तो एक ये नियम अब ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद में एक वाक्य आता है, इस वाक्य को भी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर इस रूल भी होता है, लेट्स प्लस अपने पास वर्ब होती है, और इसके बाद में क्या होता है, अपने पास ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस वाक्य पे आ जाए तो क्या करोगे, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वाक्य आप किसी भी प्रकार से बना सकते हो। इसकी बात करूं तो ये होता है लेट प्लस अस होता है ये, यानी कहने का मतलब है लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। लेकिन अस के बारे में जब होता है तो ये कहते हैं कि ये अपने आप में सुझाव दे रहा होता है। तो आपको ये वाक्य थोड़ा सा संभल के करना है। मैं दोनों तरीके से इसको बना के बता देता हूँ। लेट अस का मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया है क्या है। लेट अस का मतलब यहाँ पे लेट अस, लेट्स का मतलब लेट अस है, ये होता है। इस पैटर्न पे हो तो इसका पैसिव वॉइस है ना, आप इस प्रकार से बनाओगे भाई। इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, ये तो लिखना ही है और ये करना है, और इसके साथ आपको शुड करना है, और इसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लिखूंगा। अब इस वाक्य को, ये जो वाक्य है इसको इस आधार पे भी बना सकते हो आप लोग, कोई गड़बड़ी नहीं है। इसमें लेट प्लस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, और इसके बाद में आपके पास क्या है, बी लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और इसके बाद में बाय प्लस जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी कर सकते हैं। इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने पास क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो तब अपन इस रूल पे नहीं आएंगे। मैं बता देता हूँ, चलो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, लेट्स हेल्प द पुअर। एक सिंपल सा सेंटेंस लिखूंगा। बाकी टफ जो मैटर है ना, वो कहते हैं ना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ना जरूरी है, नहीं तो आप कॉम्प्लेक्स पे ले जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये देखते हैं। अब ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य आप लोगों के पास, ये क्या है, ये लेट्स से शुरू हो रखा है, तो इसका मतलब लेट अस है, लेटेस्ट है। तो इसका जो आपको पैसिव वॉइस बनाना है वो इस नेम पे बनाना है, क्योंकि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये भी आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इसको मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मोस्टली जो आपके पास क्या एक्सेसिबल, जो स्वीकार्य है वो ये है, इट इज सजेस्टेड, है ना,
यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऑप्शंस कैसे पहचानोगे। सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर, बस इतना सा काम करना है, द पुअर। तो अब आप पूछोगे सर क्या इसके लिए हम वो भी कर सकते हैं, है ना, क्या वो दूसरा भी बना सकते हैं? ये जो लेट वाला है, लेट वाला बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, कौन सा, जो पुअर है। लेकिन आप बना सकते हो, इसका वाक्य ऐसे बना सकते हो, लेट द पुअर, उसके बाद में बी हेल्प्ड बाई, और उसके बाद में अस। ये कर सकते हो, इसमें दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, बस ये देखना है, क्योंकि आपके पास तो बने हुए होंगे ऑप्शंस में, ऐसा तो है नहीं कि बनाना पड़ेगा, आपको तो मिलेगा, है ना, थाली में परोसा हुआ है, बस आपको तो पहचान करनी है रूल्स के आधार पे। तो ये हो जाता है। अब इसके बाद में एक और बात कर लेते हैं, इसके बाद में बात करें तो कौन सा नियम आएगा। अब लेट वाले और जब अपने पास क्वेश्चंस में आएंगे तो वहाँ पे समझा दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरी क्लास में घबराना नहीं है, हर चीज़ आराम से समझाऊंगा, लेकिन समझना आपको ही पढ़ने वाला है, आपको ही पढ़ना, आपको पढ़ना भी आपको ही है, मेहनत भी आपको करनी है, क्यों, क्योंकि जॉब भी आपको ही मिलनी है, मैं तो लगा हुआ हूँ। अब इसमें देखते हैं, चलो एक आगे का रूल और बता देता हूँ। अगर वाक्य में अपने पास मॉडल आ जाए, यानी कहने का मतलब है आपके पास एक्टिव वॉइस का वाक्य, एवी का वाक्य अगर इस रूल पे हो, जैसे सब्जेक्ट हो, उसके बाद में मॉडल हो दिया हुआ हो, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, इसके बाद में अदर वर्ड दिया हुआ हो, तो ये वाक्य सिंपल भी बन सकता है, निगेटिव भी बन सकता है, इंटेरोगेटिव भी बन सकता है। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, है ना, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको उस वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना है, जो मॉडल आया है वो का वो मॉडल यहाँ पे रख देंगे। कैन आया है तो कैन लिख देंगे, कुड आया तो कुड लिख देंगे, मे आया तो मे लिख देंगे, माइट आया तो माइट लिख देंगे। इसके बाद इस मॉडल के साथ आपको बी का प्रयोग करना है, किसका, बी का प्रयोग करना है। इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। इसके बाद में वैसे तो कहते हैं कि अदर वर्ड आना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना है, और इसके बाद में अदर वर्ड करना है, ये होता है। अब बात करें कि इसका वाक्य नेगेटिव हो जाएगा तो, है ना, वाक्य नेगेटिव हो जाता है तो भी कुछ नहीं करना है, आपके इस मॉडल के बाद में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, क्योंकि पीछे की क्लास में मैंने टेंस से संबंधित सारी बातें बताई थी, मॉडल से नहीं। तो अगर मॉडल वाला वाक्य वो नेगेटिव हो, यानी ये वाक्य अपने पास नेगेटिव हो, तो कहाँ पे नोट लगेगा, मॉडल के बाद में नोट लगेगा, इसके बाद में बाकी सेम आ जाएगा, ऐसा का ऐसा यहाँ तक। देख लो मैंने कुछ नहीं किया, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। अब आप कहोगे सर मॉडल वाला वाक्य इंटेरोगेटिव हो गया, तो कुछ नहीं है, ये मॉडल इस सब्जेक्ट से पहले होगा, तो आपको मॉडल ऑब्जेक्ट से पहले कर देना है। तो ये लो मैंने कर दिया मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही तो काम करना, और आपके तो ऑप्शंस में होंगे, सारा कुछ होगा भाई, और आपको तो पहचान करनी है सही वाले की। अब मॉडल प्लस आ जाएगा, अब इसके बाद में बी लिख दूंगा, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बच गया वो सारा ऐसा कैसा लिख दूंगा मैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रूल में लिखा है। मैंने क्या किया, ये मॉडल इस ऑब्जेक्ट से पहले लिखा है तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया, बाकी सारा सेम हो जाएगा। इसके बाद में बात करूँ तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाए तो सर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो जो ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव बनाया ना, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा भाई, ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा, बी नहीं, बी के बाद में नोट नहीं लगेगा। बस यहीं पे गलती करोगे आप लोग, यहाँ पे गलती कर दोगे और फिर कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, तो पढ़ा तो मैंने दिया लेकिन सुना नहीं है आप लोगों ने, है ना, सुनना बहुत जरूरी है। सुनना यानी कहने का LSRW का नियम भी यही कहता है, पहले सुनो, है ना, बाद में बोलो, बाद में पढ़ो और बाद में लिखो, ये होता है LSRW। तो ये ध्यान में रखना, तो ये नियम हो जाता है। अब मॉडल वाला वाक्य जो होता है, ये तो एक और होता है भाई, वो कौन सा होता है, मैं दोनों एक साथ बता देता हूँ, इसके बाद में बात करते हैं। अब एक्टिव वॉइस का वाक्य, इस वाक्य पे मॉडल वाला ही बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ लेना, उसमें हो सब्जेक्ट प्लस मॉडल, और मॉडल के साथ अगर हैव आ गया तो, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड हो तो क्या करोगे, है ना। तो इसका पैसिव वॉइस भी बिल्कुल वैसे ही बनना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट लिखना है इस वाक्य का, जो मॉडल आया वो मॉडल लिखना है आप लोगों को, इसके बाद में हैव लिखना है,
और इसके बाद में आपको बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बीन का प्रयोग करना है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट करेंगे और इसके बाद में आपको अदर वर्ड कर देना है। बस इतना ही तो काम करना है और तो बाकी तो कर दोगे। अब मान के चलो वाक्य निगेटिव हो गया भाई, है ना, यहाँ पे आप मार खा जाओगे, बिल्कुल गलती कर दोगे आप लोग, नहीं सुन रहे हो तो। मान के चलो निगेटिव आ गया यानी नकारात्मक आ गया, ये सिंपल है। तो नोट कहाँ पे लगाओगे? तो नोट का प्रयोग केवल आपको इसके बाद में करना, मॉडल के बाद में। मैं ये बनवा ही देता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ी करोगे पक्का। तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये मॉडल आ जाएगा, है ना, इसमें भी मॉडल के बाद में नोट रहेगा, ध्यान से समझ लेना। और यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं हैव लिख देता हूँ। अब कई जो ऑप्शंस होंगे उसमें हैव के बाद में नोट लगा देगा और हैव पहले दे देगा, आप पक्का करोगे रहे। हाँ, मैं बता देता हूँ ना, भविष्यवाणी करता हूँ रे, मैं बहुत अच्छी भविष्यवाणी करता हूँ। प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, ये हो जाता है। अब मान के चलो इंटेरोगेटिव आ गया, तो अब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो सीधी सी बात है, ये जो मॉडल है ये ऑब्जेक्ट से पहले लिख दो और कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल, है ना, ये लिख दिया मैंने मॉडल, इसके बाद में मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट और इसके बाद में जो बच गया ना वो सारा कुछ लिख दूंगा मैं। तो हैव बच गया तो मैं हैव लिख देता हूँ, इसके बाद में बीन बच गया तो बीन लिख देता हूँ, इसके बाद में आपके पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये लिख देता हूँ, बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देता हूँ और अदर वर्ड कर देता हूँ और इंटरोगेटिव मार्क लगा देता हूँ। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद में ही नोट लगना है, ये हैव के बाद में नहीं जाना है। ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब ये एग्जाम्पल आप लोग बना लेना, अगर नहीं बन पाए तो मुझे बता देना। मॉडल ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे इंटरोगेटिव वाक्य में, और इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो इसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा, तो मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आएगा। इंटरोगेटिव वाक्य की बात कर रहा हूँ मैं, एक्टिव वॉइस के वाक्य की। तो ये हो जाता है आपके पास मॉडल वाला वाक्य। अब दोनों के एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, दोनों के एग्जाम्पल्स भी समझना जरूरी है। एक एक एग्जाम्पल समझेंगे दोनों के, ज़्यादा नहीं समझेंगे, है ना, क्यों? क्योंकि अपनी क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है भाई, ऐसे तो एक और बनानी पड़ेगी शायद, मुझे लगता है स्पेशल रूल्स की। हाँ, इसमें बात करें तो एवी का वाक्य लिखें तो जैसे ए वुमन कैन डिफीट अ मैन, एक महिला है वो आदमी को हरा सकती है, बिल्कुल हरा सकती है, सभी हरा देती है। हाँ, महिलाओं का तो शासन चल रहा है। तो अब इस वाक्य में बात करें तो मॉडल कौन सा दिया हुआ है? इसमें मॉडल दिया हुआ है कैन, तो कोई बात नहीं है, मॉडल संख्या में 13 होते हैं, मॉडल्स की क्लास में समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो बहुत ही सरल है। जैसे अपने फ्यूचर इंडिफिनिट बनाया था ना, फ्यूचर इंडिफिनिट का सारा नियम यहीं पे लागू होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का नियम यहीं पे लागू होता है। फ्यूचर परफेक्ट में अपने पास विल सेल के, क्योंकि मॉडल भी होते हैं ना, विल सेल मॉडल भी तो होते हैं, तो ये बात होती है। अब यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट तो ये रहा, ये मॉडल हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इतना ही तो करना है। तो अब मैन मैं इधर ले आता हूँ भाई, ये लो मैन आ गया। इसके बाद में क्या लिखूंगा, जो मॉडल आया है वो मॉडल का मॉडल लिख दूंगा, इसके साथ में बी का प्रयोग करूंगा, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा तो डिफिटेड हो जाएगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं है तो बाई क्या लिखा है, वुमेन लिखा है, तो मैं ये लिख देता हूँ और वाक्य कर देता हूँ कंप्लीट। अच्छा, ये वाक्य अगर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव आ जाता, चलो ये छोड़ो, मैं वो दूसरा समझाता हूँ। ये हैव वाला वाक्य है ना। अब मैं ये कहूँ कि आपके पास मॉडल प्लस हैव वाला वाक्य आ गया है ना। तो देखो मैं एक वाक्य लिखता हूँ, द पीपल मस्ट हैव followed the rules, ये लिख दिया मैंने। अब इस वाक्य की मैं बात करूं आप लोगों के पास, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मॉडल प्लस, तो मॉडल तो मस्ट हो गया, इसके साथ हैव दिया हुआ है, ये वाक्य है। अब इस वाक्य को मैं पैसिव वॉइस में बनाता हूं तो क्या लिखूंगा मैं ये बात है ना, जो अपने कौन से सब्जेक्ट नहीं लिखे जाते हैं, कौन से लिखे जाते हैं, ये सारी बातें पीछे की क्लास में हो चुकी है, मैं यहाँ पे भी समझाऊंगा। थोड़ी सारी बातें करेंगे, आप चिंता मत करो रे, है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होई। तो वही बात है, धीरे धीरे कर लेंगे अपन सब कुछ, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। जुलाई भागे जा, जो भाग के आ रही है, दौड़ के आ रही है ना, सबसे तेज गति होती है समय की, ये बहुत तेज भागता है।
रूल्स। अब इस वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो फॉलोड है, क्या करना चाहिए, क्या का आंसर आ रखा है, रूल्स। यानी आपको ऐसे नहीं ध्यान में आए, कोई भी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं ध्यान में आ रहा है, तो आप देखो व्हाट का आंसर, क्या देखोगे, व्हाट का आंसर देखो। तो व्हाट का आंसर आ रखा है द रूल्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द रूल्स, ये लिख दिया। अब मॉडल वही यूज करना है जो आपके पास दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मस्ट कर देता हूँ। इसके बाद में आपको हैव का प्रयोग करना है, इसके साथ बीन का प्रयोग करना है, और फ्यूचर परफेक्ट में यही रूल लागू होता है। यहाँ पे मस्ट के बजाय विल या सेल था भाई, इसीलिए कह रहा हूँ विल सेल मॉडल भी तो होते हैं ना। तो यहाँ पे अपने पास अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे वाक्यों में पहले से दी होगी, फॉलोड और बाय पीपल। अब एक बात ध्यान में रखना भाई, बाय पीपल कभी नहीं लिखा जाता है, कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन आपके ऑप्शंस में लिखा हुआ है, तो दिक्कत कहाँ है, रूल्स से चिपके नहीं रहना है। ये बात मैंने टेंस की क्लास में भी समझाई थी, ये क्लास में आपको यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, तो ये बात हो जाती है। अब ये वाक्य अगर निगेटिव हो तो आपको यहाँ पे नोट लगाना है, ये वाक्य इंटरोगेटिव हो तो मस्ट को यहाँ पे लेके आना है, हैव को नहीं लेके आना है। आपके ऑप्शंस में देख लेना जो मैंने बनवाए हैं। अब ये हो जाता है आपके पास। अब इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में अपने कौन सा रूल आता है, चले तो मैं बात कर लेता हूँ इंटरोगेटिव वाक्य की, है ना। इंटरोगेटिव वाक्य की तरफ चलते हैं भाई। क्या इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव होता क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की भी बात करूं तो मैं केवल WH वर्ड वाले वाक्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाकी तो मैंने समझा दिया, WH वर्ड की बात नहीं हुई है। वाई WH वर्ड की लिख देता हूं मैं यहाँ पे, WH वर्ड वाले, ये बताना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे। अब मैं WH वर्ड की बात करूं तो इसमें मैं एक बार हु और हुम को बाद में बढ़वाऊंगा। हु और हुम है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद में, इससे पहले अपने पास से और कौन कौन से हैं WH वर्ड, तो मैं एक बार बता देता हूँ, छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। देखो वाई है, व्हाट है ना, ये सारी बातें मैं अभी समझा देता हूँ, क्योंकि ये एक जैसे हैं, तो मैं ये समझा देता हूँ। वाई, व्हाट और हाउ और व्हेन, है ना, ये सारी बातें समझाना जरूरी है। वेयर हो सकता है, हुज हो सकता है, हुज, ये सारी जो WH वर्ड है वो हो सकते हैं। विच हो सकता है, ये हो सकते हैं। तो ये जो WH वर्ड है ये सारे मिले जुले सेम रूल पे डिपेंड होते हैं। अब टेंस कौन सा हो सकता है वो आपको क्लास में देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस कहाँ आ सकता है ना। तो चलो मैं ये बता देता हूँ, एक जो नियम है ना एक्टिव वॉइस का, वो मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने वहाँ पे भी समझाया आप लोगों को अपनी पीछे की क्लास में, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ। एक्टिव वॉइस का रूल होगा WH वर्ड होगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद में आपके पास सब्जेक्ट होगा, इसके बाद में इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार यहाँ पे वर्ब होगी। अगर यहाँ पे हैज है होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यहाँ पे इजमार होगा तो ING होगी, यहाँ पे डू डज डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यानी कहने का मतलब ऐसा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा, इंटरोगेटिव मार्क होगा। अब इस वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये ध्यान से समझना। इस वाक्य का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा आपके पास, वो जो WH वर्ड आया ना वो सेम WH वर्ड यहाँ पे रखना है, सेम WH वर्ड यहाँ पे रखना है। और जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हेल्पिंग वर्ब आपके पास ये तो सब्जेक्ट के अनुसार थी, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा ना, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद में WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लिखेगी, ये मान के चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आ गया वाक्य, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद में बीइंग का प्रयोग भी करना होता है, जो मैंने आपको समझा दिया है रूल्स की क्लास में। इसीलिए मैं केवल एक बार एक ही रूल समझाऊंगा, बाकी आपको पीछे वाली क्लास में देखना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो बाय प्लस सब्जेक्ट है वो लिखना है, और इसके बाद में आपको अदर वर्ड कर देना है, ये हो जाता है इंटरोगेटिव मार्क। अब इस रूल पे मैं देखो एक दो टेंस के वाक्य समझा देता हूँ, बाकी आपको मेरी पीछे वाली क्लास देखनी पड़ेगी ये WH वर्ड का रूल समझने के लिए। चलो देखते हैं, देखो वाक्य बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का एक वाक्य लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे वाई डिड यू कॉल मी, ये लो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लिखा है। वाई डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, अरे बात करनी है तेरे से। और जब पापा ये कह देना बेटा तेरे से बात करनी है, तो एडी से लेके चोटी तक काम जाती है। क्यों, आपके सारे गुनाह सारे पाप है ना वो आपके दिमाग में फिरना शुरू हो जाते हैं कि अरे मैंने ये क्या किया था, वहाँ पे तो वो तो नहीं पता चल गया, वो तो नहीं पता चल गया, है ना। लेकिन पापा को सब कुछ पता होता है, बाप बाप ही होता है, याद रखना मेरी बात को, है ना। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है।
और टेंस की पहचान आपके ऑप्शंस पे भी डिपेंड करती है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ऑप्शंस में गलती करोगे आप लोग। तो यहाँ पे ये पास्ट का है भाई, पास्ट इंडिफिनिट का है। तो पास्ट इंडिफिनिट के WH वर्ड वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने आपको रूल्स में समझा दिया है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे वाज वर करेंगे अपन, ये वाज और वर कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे मैं समझा देता हूँ। WH वर्ड जो आया है वो ऐसा कैसा लिखेंगे। अब इसके बाद में आपको लिखना है वाज या वर। क्यों लिखना है? क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट के वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद में वाज वर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रखी है क्योंकि ये तो प्रश्नवाचक है, तो मैं यहाँ पे वाज लिखूँ कि वर लिखूँ मुझे पता ही नहीं है। तो फिर आप क्या करो, आपके पास तो लिखा हुआ होगा, घबराना नहीं है, लेकिन आपके पास नहीं पता हो तो ये मान के चलो वाज और वर मैं दोनों लिख देता हूँ, है ना, समझा रहा हूँ, वाई वाज वर। और उसके बाद में लिखना मुझे क्या, ऑब्जेक्ट लिखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, मी है, और मी जब अपने पास इधर आएगा तो ये हो जाएगा आई। अब आई के साथ आपके साथ क्या आता है, वाज आता है, तो आई ये हो जाता है। तो वाई वॉज आई। इसके बाद में क्या लिखा है मैंने वहाँ पे, इसके यहाँ पे बाद में लिखा मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कोल्ड। क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कोल्ड। अब ये मैंने लिख दिया। इसके बाद में वहाँ पे कुछ बचा नहीं है अदर वर्ड, तो फिर बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ये तो आना ही है, बाय यू और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। चलो मैं एक और समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे एक्टिव वॉइस में मैं लिखूँ, जैसे वेयर आर यू गेटिंग दीज बुक्स, बस ये वाक्य मैंने लिख दिया, बुक्स अभी ये लिख दिया। अब ये वाक्य बनाओगे तब ना जब आपको अपने पास टेंस का पता होगा, और टेंस करें तो ये अपने पास इज मार दिया यहाँ पे, इसके अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको वो रूल देखना पड़ेगा जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, जो मैंने आपको दिखाया लिखवाया है पीछे की क्लास में। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले जो सेम WH वर्ड आया है वो लिखेंगे वेयर, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर, कॉन्टिन्यूअस में यही होती है, तो मैं यहाँ पे तीनों लिख देता हूँ, इज एम और आर। वैसे आपके ऑप्शंस में होगी, चिंता मत करो। लेकिन इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दीज बुक्स है। क्या है, दीज बुक्स। अब ये बुक्स है वो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आपको क्या करना है, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, तो वाई आर। अब ये देख लेना भाई, ये बुक्स बहुवचन है तो ये हेल्पिंग वर्ब अवश्य देखनी है, यहाँ पे गलती करोगे आप लोग। इसके बाद में आपको क्या करना है, बुक्स दिया हुआ है, इसके बाद में क्या आया, कुछ नहीं है, तो अब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो ऑब्जेक्ट के बाद में आपको बीइंग का प्रयोग भी करना होता है। ये बीइंग का प्रयोग क्यों होता है, कारण सहित समझाया है मैंने। बीइंग आ गया, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म गोट आ जाएगी, ये हो गया। वैसे गोटन भी होता है लेकिन गोट आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में बाई प्लस यू हो जाएगा, बाई यू, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट, इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं ये बात समझा रहा था कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इसके बाद में बीइंग का प्रयोग भी, इसके पहले बीइंग का प्रयोग भी होता है। ये इसीलिए कह रहा हूँ आपकी जो नींव का पत्थर वाली क्लास है ना, पीछे वाली क्लास, वो देखना जरूरी है। अब ये WH वर्ड आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और बता देता हूँ मैं, हुज का और बता देता हूँ, है ना, हुज का बताना जरूरी है। इसका एक वाक्य लिखूं तो मैं जैसे हुज पर्स हैव यू फाउंड। अब इस वाक्य में थोड़ी सी समस्या हो गई भाई, थोड़ी सी समस्या क्या हो गई, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, तो देखो पजेसिव फर्स्ट वाला जो प्रोनाउन होता है ना, ये जो WH वर्ड होता है, इसके साथ ही ये ऑब्जेक्ट है वो लिखा होता है, क्योंकि आपके पास पजेसिव जो फर्स्ट होता है, पजेसिव फर्स्ट के बाद में नाउन आना जरूरी है। क्या आनी जरूरी है, नाउन प्रोनाउन, नाउन आना जरूरी है। तो ये जो अपने पास हुज है ये पजेसिव फर्स्ट की भूमिका निभाता है, इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ध्यान से समझ लेना, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के वाक्य में, ध्यान से समझ लेना, बस इससे सरल और कुछ नहीं है। इंटेरोगेटिव वाक्य है तो मान के चलो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो है ना वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका ये है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बनाओगे कैसे, तो इसको आपको शुरू में लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। ये तो बस एक सीधी सी बात बता देता हूँ, अगर पजेसिव फर्स्ट वाला जैसे विच होता है या हुज हो है, तो इसके साथ जो नाउन है वो हमेशा साथ में लिखी जाती है, ध्यान में रखना। ये लो, तो मैं इसको बनाऊंगा तो हुज पर्स,
अब ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसके बीच में मत कर देना है, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुज पर्स, अब ये एक वचन है तो यहाँ पे हो जाएगा हैज, और इसके साथ मैं बीन का प्रयोग करूंगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हैज के साथ बीन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फाउंड और बाई यू। ये लो, वाक्य हो गया कंप्लीट। अब ऐसी समस्या एक अपने पास क्या व्हाट वाले वाक्य में भी आने वाली है भाई, बहुत कन्फ्यूजन वाला वाक्य है ना। मैं वहाँ पे एक ही वाक्य में देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझा देता हूँ। अब वो जो वाक्य समझना है व्हाट वाला, ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जो व्हाट होता है, जो व्हाट होता है ये आपके पास क्या होता है, किसका, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही अपन ने पूछ लिया WH वर्ड में, व्हाट जो है वो किसका आंसर होता है, व्हाट का आंसर क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही अपन प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट लिखोगे कहाँ से। चलो मैं देखो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप लोगों को ऐसे नहीं आएगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग देयर, और ये लिख दिया मैंने। आप गारंटेड है ये वाक्य गलत करके आने वाले हो, चाहे ऑप्शंस आप लोगों के पास दिए हो, क्योंकि आप लोग मेरे रूल्स नहीं सुनोगे तो ऐसे ही होगा रे। चलो बात करते हैं देखो इसके बारे में। अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई, आप देयर को ऑब्जेक्ट मान लोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ होगा देयर से भी वाक्य पक्का। अब इसमें आपके पास व्हाट आर यू डूइंग देयर, अगर इस वाक्य में ऐसे वाक्य आ जाए और इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सजीव ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, तो मान के चलो आपका ऑब्जेक्ट यही है, क्या है, व्हाट ही ऑब्जेक्ट है। तो आप WH वर्ड के स्थान पे ये WH वर्ड भी लिख दिया और ये ऑब्जेक्ट की भी भूमिका निभा रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये WH वर्ड और अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, दोनों की भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब ये आपके पास समस्या आ गई सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ये तो बना देंगे, लेकिन अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, तो वो तो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करती है ना। अगर वहां पे इज दे रखा है और नियम सही बना रखा तो इज सही मान लो, अगर यहाँ पे आर दिया हुआ है, चलो मैं देखो व्हाट आर यू, व्हाट इज, अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आएगी बीइंग का प्रयोग होता है, व्हाट इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, क्योंकि डूइंग में से आईएनजी हटा देंगे, थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो व्हाट इज बीइंग डन, और उसके बाद में बाय देयर, बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, बाय यू और देयर, ये लिख दिया मैंने, वाक्य कंप्लीट। अब आपकी समस्या आएगी सर इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ से, ऑब्जेक्ट तो अपने पास ये लिखा है। अब ये मान के चलो यहाँ पे है ना, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे आर कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, आर कर दिया, और यहाँ पे अपने पास क्या है, ऑप्शन बिल्कुल यही सही बना दिया, और इसके नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे इज करके बिग दे दिया, वहाँ पे इज करके बी दे दिया, तो वो ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन सही है। फिर व्हाट आर बीइंग डन बाय यू देयर, ये भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतना कंफ्यूजन वाला आएगा नहीं, फिर भी आ जाए तो ध्यान में रखना। अब ये तो हो गया कि व्हाट अकेला दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। अब मान के चलो व्हाट से अपने पास एक वाक्य बनाता हूं मैं एक्टिव वॉइस का, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्य भी होगा, तो क्या ऑप्शन करोगे, चलो देखो व्हाट हैव यू गिवन हिम, और ये लिख दिया, वाक्य कंप्लीट। अब इस वाक्य में देखें तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है, कैसे है, अच्छा एक तो व्हाट का आंसर तो भाई इसमें से गायब है कि तुमने उसको क्या दिया है, क्या दिया है, तो क्या का आंसर तो गायब है यहाँ से, वो तो गायब है, वो तो अपने को चाहिए भाई, इसने मोबाइल दिया है, आईफोन दिया है, कौन सा दिया है, तो वो तो गायब है यहाँ से, है ना, वो तो गायब है। लेकिन गायब के लिए होने की वजह से अपन इसका थोड़ी ऐसे पैसिव वॉइस कैसे नहीं बना सकते, इसको WH वर्ड को लिखेंगे ना वहाँ पे। अब इसके बाद में दूसरा कौन सा है, ये हो रखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि उसको क्या दिया है, अब जो दिया है उसका आंसर तो अपने पास है नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, उस WH वर्ड को ही अपन ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो ये वाक्य मैं दो तरीके से बनाता हूँ, अब दो तरीके से बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस पहले बनाते हैं, ये ध्यान से समझना आप, व्हाट हैव बीन गिवन टू हिम बाय यू, ये लिख दिया मैंने, और ये वाक्य मैं ऐसे बना दूं, दूसरा वाक्य कि व्हाट हैव
ही बीन गिवन बाय और यू और इंटरोगेटिव मार्क। तो अब आप इन दोनों में से भी आप गलत बताओगे, इनमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है, दिमाग लगा लो अगर पता चल रहा हो तो। अब आप कहोगे सर चलो मैं समझा देता हूँ, इसमें गलत है ना, ये है गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही के साथ है जाता है। तो कहोगे सर ये जो हैव है ये व्हाट के अनुसार हैव क्यों किया? अरे तो मैं ये हैव इसलिए कर सकता हूँ, ये कहो कि मैंने उसको ना 2 मोबाइल दिए, मान के चलो मैंने उसको 2 मोबाइल दिए तो 2 तो बहुवचन हो गया, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन भी हो सकता है, वो बहुवचन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हैज होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैव होना जरूरी है। यहाँ पे हैज होना जरूरी है, हैव नहीं होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये ही एक वचन है। यहाँ पे तो अपने को पता ही नहीं है ना एक वचन एक बहुवचन है। अरे गहराई वाली बातें बहुत गहनता से समझाता हूँ मैं, तो ये बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो चिंता मत करो, अपना जो टेस्ट है ना वो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद रखेंगे अपने टेस्ट को। ऐसा मत करना रहे पीछे वाले टेस्ट की तरह कि बच्चों ने 500 ने टेस्ट दिया और 200 प्लस बच्चे है ना गलत आंसर कर रहे हैं। 200 प्लस बच्चों के 50% मार्क्स भी नहीं आए हैं। ये देखो हालत क्या हो रखी है आप लोगों की तैयारी की। मेरे टेस्ट का आंसर सही नहीं कर पा रहे हो और सपना देख रहे हो आप लोग अपने पास RSMSSB में LDC का पेपर पास करने का। गलत फहमी में जी रहे हो तुम लोग। क्या गलत फहमी में जी रहे हो? अगर मेरा पेपर नहीं कर पा रहे हो तो आपको मान के चल लेना चाहिए कि हमने कोई LDC एग्जाम नहीं देने जाना है ना। लेकिन आप देखते नहीं हो ना मेरा पेपर, इसलिए चलो कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज था, मैंने समझा दिया। अब ये WH वर्ड वाला जो कंफ्यूजन वाला था वो मैंने समझा दिया। अब आते हैं अपने पास एक बहुत ही बढ़िया जो WH वर्ड है, हु से वाक्य शुरू हो तो। अब इसका पैसिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस का वाक्य वो कैसे होगा, वो आपके पास होगा, वो होगा जैसे हु आएगा, इसके बाद में वर्ब आएगी। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों साथ में भी हो सकते हैं, अकेली वर्ब भी हो सकती है। इसके बाद में आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट और इसके बाद में आएगा अदर वर्ड। ये वाक्य आपके पास होता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस आपको 2 तरीके से बनाना होता है। 2 तरीके से बना सकते हो इसका पैसिव वॉइस। कैसे? एक तो इसको बाय हुम में कर देते हैं। आपको यहाँ पे पूछोगे सर बाय सब्जेक्ट तो नहीं लिखा, तो जो ये हु होता है ये अपने आप में खुद सब्जेक्ट होता है। भाई ये क्या होता है? ये खुद सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के पहले देखो बाय लगा दिया और इस सब्जेक्ट का अपन ने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। तो हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, तो बाय हुम। इसके बाद में आपको टेंस के अनुसार, वो जो टेंस है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज मार कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब कर देंगे, के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। आपको उस वाक्य का ऑब्जेक्ट लिख देना है, इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, इसके बाद में अदर वर्ड लिख देना है और वाक्य को कर देना है कंप्लीट। बाय प्लस सब्जेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि जो हु है खुद सब्जेक्ट है, बाय का प्रयोग किया तो इसको ऑब्जेक्ट में लिख दिया, बदल दिया, तो ये शुरू में आ गया तो इसको निकलेंगे। आप ये कर दोगे भाई आप लोग। इसके बाद इसका दूसरा रूल भी होता है कि मुझे तो हु बदलना ही नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन में हु भी हो सकता है वहाँ पे, तो हु हो सकता है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार होगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और इसके बाद में आपके पास अदर वर्ड लिख देना है और इंटरोगेटिव मार्क इसके बाद में बाय जो बाय है वो अपन लास्ट में लिख देंगे। ये रूल दोनों सही है। अब एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा कहो कि सर क्या समझा दिया आपने। चलो देखो, हु हेल्प्ड यू, बस एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं, देखते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाता हूं मैं। इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो हु हेल्प्ड यू, सबसे पहले बाय हुम से बनाते हैं, तो मैंने लिख दिया बाय हुम, ये लिख दिया। अब इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार आता है वाज या वर। अब मैं वाज लिखूं कि वर लिखूं, आपके ऑप्शंस में होगा, चिंता मत करो। मैं यहाँ पे एक बार समझाने के लिए वाज या वर दोनों कर देता हूँ, वाज या वर। इसके बाद में आपको लिखना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ये कैसे? क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रखा है। इसके क्या पूछ रहा है ना, किसने सहायता की? तुम्हारी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू। अब यू के अनुसार क्या है? वाज आएगा कि वर आएगा? तो बिल्कुल जानते हो आप लोग, वाज आता है, सॉरी वर आता है, तो बाय होम वर यू, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? हेल्प्ड हो जाएगा। अदर वर्ड बचा नहीं है तो वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क लगा के देख लूंगा। अब ये मान के चलो वहाँ पे वाज दे दिया, इस वाक्य में तो वाज दे दिया, और दूसरा जो इसने बनाया है पैसिव वॉइस का, वो बना दिया इसने हु वर यू और हेल्प्ड और बाय। आप गारंटेड बता रहा हूँ मैं,
आप गारंटी लेके कह रहा हूँ, आप ये वाक्य करके आओगे। अगर यहाँ पे इसने वाज कर दिया, वर हटा दिया तो भी, क्यों? क्योंकि आप दिमाग लगाओगे नहीं वहाँ पे, है ना। दिमाग तो आप लोग खाली रख कर रखा आप लोगों ने। तो ये वाक्य हु से, जो हु से वाक्य शुरू हो तो ऐसा बना सकते हो। अच्छा, इसके बाद में एक और आ जाता है हुम वाला जो वाक्य है। हुम वाला जो वाक्य है, इसका भी पैसिव वॉइस का वाक्य कैसे बनेगा, है ना। तो इसका मैं बना देता हूँ। हुम का जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा वो इस प्रकार से होगा, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, और उसके बाद में आपके पास क्या है, अदर वर्ड हो सकता है, और इसके बाद में आपके पास क्या है, इंटरोगेटिव मार्क आएगा। अब ये आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला मैटर है, वो मैंने समझा दिया, वो आपको अलग से समझाऊंगा क्वेश्चंस में। अब इस प्रकार का वाक्य आ गया तो अपन पैसिव वॉइस में क्या करते हैं भाई, हम पैसिव वॉइस में करते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये खुद अपने आप में ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हु। क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट ही बनाना है। इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है अपने टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको क्या आएगी, इसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में आपके पास बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद में अदर वर्ड अगर कोई बच्चा है तो वो आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर है तो वो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद में। चलो मैं वो एग्जाम्पल भी समझाता हूँ। अब ये वाक्य हो जाता है तो इसका एक एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद में हु और हुम दोनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके बनाते हैं। चलो इसका बनाते हैं अपन। इसका बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का एक वाक्य लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे हुम आर यू इनवाइटिंग इन द पार्टी, इन द, ये एक ही सब्जेक्ट का होगा, एक ही अपने पास ऑब्जेक्ट है भाई, कोई बात नहीं, इसका मैं बाद में बना देता हूँ। इसका पैसिव वॉइस पहले एक बार सिंगल ऑब्जेक्ट का बना देते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। आपको क्या करना है, इसको हु में चेंज करना है ना, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कैसे पता, इज अमार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपके पास सब्जेक्ट है और आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट तो ये खुद है ही, तो फिर क्या करोगे, तो फिर करना कुछ नहीं है। इसके अनुसार आपको क्या करना है, हुम आर यू इन्वाइटिंग इन द पार्टी, तो हु इज आर और एम, मैं ये दोनों तीनों लिख देता हूँ ना, तीनों लिखते हैं। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, जो इजमार के साथ आपको बीइंग का प्रयोग करना है, तो मैं यहाँ पे बीइंग लिख देता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कारण। इसके बाद में आपके पास आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, है ना, ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है भाई, इनवाइटेड आ जाएगा। और इसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ये रहा सब्जेक्ट, तो बाय यू, इसमें अपन बाय यू लिखेंगे, और जो बच गया इन द पार्टी वो लास्ट में लिख देंगे, इन द पार्टी इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पे आपके पास कुछ है ही नहीं कि करता है कुछ नहीं, बहुवचन है, तो आपको अपना नियम देखना है भाई, आपको अपना क्या देखना है, नियम देखना है। आप यहाँ पे इज भी कर सकते हो, क्योंकि जो अपने ऑब्जेक्ट है वो एक को भी इन्वाइट किया जा सकता है, दो को भी, ले एम को नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे दोनों सही माने जाएंगे। अब एक बात बता देता हूँ, डबल ऑब्जेक्ट वाला, यानी अपने पास हु से डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य आ जाए, हु और हुम से, तो कैसे करना है, तो एक सिंपल सा वाक्य बनाएंगे और बाकी अपन क्वेश्चंस अपने टेस्ट में समझेंगे, है ना। हु टॉट यू इंग्लिश। अब इस वाक्य में आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट है भाई, है ना, दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो फिर क्या करोगे, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य को अपन 4 प्रकार से बना सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, एक वाक्य को 4 प्रकार से। अब चारों प्रकार आपके ऑप्शंस में हो सकते हैं, लेकिन आपको गलती देखनी है, मैंने बताया ना, गलती पहचान करोगे तो आपका वाक्य सही होगा, आपका क्वेश्चन सही होगा। अब इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाओगे तो मैं 4 प्रकार से बना के दिखाता हूँ। पहले बाय हुम से शुरू करते हैं, बाय हुम। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो वाज वर आएगा, है ना, बाय, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाज और वर दोनों लिख देता हूँ, आपके तो ऑप्शंस में आएगा। अब पहले मैं इंग्लिश से लेता हूँ, इंग्लिश, और इसके बाद में ये वाज वर आ गया, इंग्लिश आ गया, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टोट आ जाएगी, टोट, और बाद में आ जाएगा यू, टू यू, टू आएगा, टू यू, और कुछ बचा नहीं है तो इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो बाय हुम वाज वर इंग्लिश टोट टू यू, ये हो जाता है। अब इसमें कौन सा हटेगा, इंग्लिश से अपने पास क्या एक वचन है तो ये हट जाएगा। अब इसके बाद दूसरा क्या बनेगा, इसका दूसरा अपन इस प्रकार से जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इससे बना सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास यू है, तो बस करना नियम वही है, बाय हुम
और अब आपको पता है कि यू आएगा, तो मैं यहाँ पे वर ही कर देता हूँ सीधे, वर यू, और उसके बाद में टोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने यहाँ पे टोट लिख दी, और उसके बाद में क्या बच गया, इंग्लिश बच गया। अब इंग्लिश लिख देता हूँ और वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देता हूँ कंप्लीट। अब ये तो हो गए दो प्रकार। अब तीसरा प्रकार क्या हो सकता है, तीसरा प्रकार ये हो सकता है हु से शुरू कर सकते हो आप लोग इसको। हु से भी आप दोनों प्रकार से यही बना सकते हो, बस लास्ट में आपको बाई का प्रयोग कर देना है, जैसे यहाँ पे बाई कर देंगे, बस इतना से काम करना है तो आप बना सकते हो। जैसे मैं एक बना देता हूँ, इसमें बातें बात करते हैं, है ना, इसमें बातें बात करते हैं। हु और उसके बाद है वाज, हु वाज इंग्लिश टोट टू यू और बाय, ये भी सही है। और दूसरा क्या हो जाएगा, हु वर यू टोट इंग्लिश और बाय। यानी कहने का मतलब इस वाक्य में अब ये चारों ही ऑप्शंस में है, चारों ही ऑप्शंस में है, तो कुछ न कुछ गलती आपको अवश्य मिलने वाली है। तभी तो मैं कह रहा हूं ना, आपको कारण पता होना चाहिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो एक ही वाक्य को चार प्रकार से इस प्रकार बना सकते हैं। अब एक होम से और देख लेते हैं, बाद आज की इस क्लास को अपन कंप्लीट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, जो स्पेशल रूल्स और बच गए हैं उनको अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, चिंता मत करो। तो होम से दो वाक्य कैसे बना सकते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस का एक वाक्य लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट लिखेंगे तो whom did you give that book, ये लो। अब इसमें भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट, एक तो ये खुद रहा और एक दिस दैट बुक हो गया, यानी है ना। तो ये दोनों वाक्य कैसे बनेंगे, इसमें आपको दो ही प्रकार से बनाना है। तो ये दो प्रकार कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस बनेगा आप लोगों के पास है whom, मैं लिख देता हूँ, सॉरी हु लिखूंगा ना, इसको हु करूंगा, हु से बनाऊंगा तो पास्ट इंडेफिनिट है, वाज या वर का प्रयोग करूंगा, वाज या वर। अब अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानता हूं तो मैं वाज या वर दोनों कर सकता हूं, अब इसके बाद क्या है, नहीं वो बुक अपने पास एक वचन ही है तो मैं एक वचन ही करूंगा भाई, इसको ये एक वचन ही आएगा। इसका कारण है क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है वो एक ही है, एक किताब दो लोगों को थोड़ी दे सकते हैं, इसलिए। तो हु वाज, उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन। ये वाज क्यों आया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। हु वाज गिवन, बाद में आ जाएगा दैट बुक, बच गया ना, दैट बुक। और उसके बाद में आपके पास सब्जेक्ट क्या है, यू, तो बाय यू हो जाएगा, बाय यू, और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। अब ये मान के चलो दैट बुक आ गया। अब ये मैं बनाता हूं दूसरे तरीके से बनाऊं तो क्या हो जाएगा, हु, बाद में वाज, हु वाज दैट बुक, हु वाज दैट बुक, क्योंकि अपन ये लेंगे ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे, उसके बाद में बुक गिवन, और उसके बाद में बाय यू, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब ये दोनों ऑप्शंस में हो सकते हैं, ए और बी दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि वाक्य कौन सा सही होगा, है ना। वो तो सही होगा नहीं, पहले देखो गलत कौन सा है, तब जाके आपके पास है वो वाक्य सही होगा। तो अब मुझे लगता है आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अपनी क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और आज की इस क्लास में हमने मॉडल से संबंधित है, WH वर्ड से संबंधित है, अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, और कुछ बच गए होंगे तो चिंता मत करो। जो टेस्ट मैंने बनाया आप लोगों के लिए, वो टेस्ट आप लोग अपने पैसे वाले जो ऐप पे खरीद के देते हो ना, उससे कई 100 गुना बेटर बनाया है मैंने। तो मेरा टेस्ट अवश्य आप लोगों को देना है। अपने कुछ रूल्स और बच गए हैं जो स्पेशल प्रकार के हैं, उनको लेकर मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को ये पीपीटी चाहिए तो ये पीपीटी भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।